दोस्तों, आपने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये वही प्रोसेस होती है जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे अगर आपने बहुत बार अगर न्यूज़ में सुना होगा या आपने कोई साइंस डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो उसमें आपने ये कई बार सुना होगा कि कुछ ऐसी सिविलाइजेशंस मिली हैं या कुछ ऐसी पुरातात्विक चीज़ मिली हुई हैं जिसमें हम ये पता करते हैं कि ये सिविलाइजेशन या ये सभ्यता इतनी पुरानी है, या जो चीज़ें हमें मिली हैं, घड़े मिले हैं, कंकाल मिले हैं लोगों के, वो इस प्रोसेस से ही पता चलते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ये सभ्यता है वो इतने साल पुरानी है, वो 5,000 साल पुरानी है, वो 11,000 साल पुरानी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कार्बन डेटिंग से पता चलती हैं। और जो कार्बन डेटिंग है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक एप्लीकेशन है। और न्यूक्लियर फिजिक्स से ही दोस्तों हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन भी समझते हैं, जिससे हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन से ही इतनी एनर्जी बना पाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर कार्बन डेटिंग जो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक एप्लीकेशन है उससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन या कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। तो सबसे पहले कार्बन डेटिंग में जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन 14। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो कार्बन 14 और एक कार्बन 12। कार्बन 12 होता है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि 6 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन मिलकर 12 AMU का एटॉमिक मास क्रिएट करते हैं। वहीं दोस्तों जो कार्बन 14 होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि 14 AMU का एटॉमिक मास क्रिएट करते हैं। मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बता दूं, कार्बन 14 काफ़ी रेयर होता है। अगर 1 ट्रिलियन कार्बन एटम्स रखे हुए हैं तो उसमें से 1 ट्रिलियन जो होंगे मतलब कि 1 ट्रिलियन कार्बन एटम्स जो हैं अगर रखे हुए हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि सिर्फ एक ट्रिलियन में से एक ही कार्बन 14 का एटम हो सकता है, बाकी जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन 12 के होंगे। यानी कि कार्बन 14 रियलिटी में काफ़ी रेयर है और ये एक कार्बन का ऐसा आइसोटोप है जो कि काफ़ी वेरी वेरी रेयर है। और दोस्तों इसी कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, जिससे हम उसकी हाफ लाइफ देख के ये पता कर सकते हैं वो कितना पुराना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्बन 14। इस एलिमेंट जो है, ये कार्बन 14 जो है, जो एटम है, वो आखिर कैसे बनता है, कैसे वो प्लांट्स के अंदर जाता है, फिर एनिमल्स के अंदर जाता है, फिर कैसे हम उसे पता कर सकते हैं और कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी साल पुरानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन 14 बनता कैसे है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कार्बन 14 काफ़ी रेयर होता है। वो 1 ट्रिलियन कार्बन एटम्स में से उसमें सिर्फ 1 कार्बन 14 होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो कार्बन 12 होते हैं, काफ़ी रेयर होता है। अब दोस्तों होता क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो सबसे एबंडेंट गैस है वो है नाइट्रोजन, N2। अब दोस्तों होता क्या है, नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन वो काफ़ी रेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होती है। तो जब कोई भी डीप स्पेस से या आउटर स्पेस है, जब कोई भी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेस में क्या है, रेडिएशन ही रेडिएशन है, तो ये रेडिएशन जो होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो वो जब कुछ एलिमेंट से टकराते हैं तो वो उससे न्यूट्रॉन को रिलीज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉस्मिक रेस, इलेक्ट्रॉन्स की बीम, प्रोटॉन्स की बीम, न्यूट्रॉन्स की बीम, जब ये टकराते हैं किसी एलिमेंट से तो उसके एलिमेंट जो है, जिस एलिमेंट से टकराए थे वो न्यूट्रॉन अलग कर देता है अपने से, और जब यही न्यूट्रॉन जाके नाइट्रोजन से टकराता है तो यही नाइट्रोजन कार्बन 14 में चेंज हो जाता है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कैसे। जब न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से टकराता है तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब दोस्तों होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। अब नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 7 प्रोटॉन्स और 7 ही न्यूट्रॉन्स। तो 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स टोटल मिला के 14 AMU का एटॉमिक मास क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जब ये न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन 14 से टकराता है तो ये नाइट्रोजन के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के अंदर चला जाता है और उसके अंदर से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। अब हुआ क्या दोस्तों कि पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7, उसने जब न्यूट्रॉन को अपने अंदर समा लिया, न्यूट्रॉन को उसने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसने एक प्रोटॉन को
रिलीज़ कर दिया। इसमें हुआ क्या है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 था, यानी कि उसके पास जो 7 प्रोटॉन थे, अब उसने एक प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया तो उसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, यानी उसका 6 प्रोटॉन्स हो गए उसके अंदर। अब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हो गए। अब दोस्तों 6 प्रोटॉन्स का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 हो गया तो हम जानते हैं कि एक एलिमेंट की जो जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके ज़्यादातर प्रोटॉन्स के अंदर ही होती हैं। तो एटॉमिक नंबर 6 का मतलब हो गया कि वो कार्बन बन गया, लेकिन उसका ध्यान रखें एटॉमिक मास सेम ही रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग सेम होता है। तो हुआ क्या, कार्बन के पास 6 तो मतलब कि जो वो नाइट्रोजन था उसके पास 6 प्रोटॉन हो गए और 14 mu को मास हो गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन या कार्बन में चेंज हो चुका है तो हम कह सकते हैं कार्बन जो है वो 6 प्रोटॉन हो गए और उसके पास 14 mu को मास हो गया, तो ऐसे कार्बन 14 बन गया। अब दोस्तों ये जो कार्बन 14 ऐसे बन गया तो होता क्या है, हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर जो है वो समा लेते हैं, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ले लेते हैं, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये कार्बन 14 जो है अपना ऑक्साइड बनाएगा, जब ये कार्बन 14 जो है अपना ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा, तो ये प्लांट्स के अंदर ये कार्बन 14 उसके ऑक्साइड के द्वारा चला जाएगा और फिर यही प्लांट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, इन्हें खाते हैं, तो यही कार्बन 14 हमारे अंदर भी चला जाता है। तो ऐसे कार्बन 14 बनता है और ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जाता है, फिर हमारे अंदर जाता है, और यही कार्बन 14 जब कोई एनिमल या प्लांट मर जाता है तो क्योंकि वो सारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर वो बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से जब वो बरी किया जाता है, उसे दफनाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो वो कार्बन 14 उसके ही अंदर रह जाता है। अब दोस्तों हमने जैसे वीडियो में शुरुआत में ही बात की थी कि जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, और क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो इस वजह से उसका न्यूक्लिया अनस्टेबल हो जाता है और वो लगातार रेडिएशंस को एमिट करता है। रेडिएशन इसलिए एमिट करता है जैसे कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके, यानी कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई बन सके। अब होता क्या है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उसकी हाफ लाइफ के ऊपर। दोस्तों हाफ लाइफ वो एक ऐसा चीज़ होती है जो कि तब होती है जब एक रेडियोएक्टिव एटम्स जो है अपने आप को डीके करके आधा स्टेबल बन जाए। जैसे मान लीजिए कार्बन 14 जो है वो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 5730 ईयर्स होती है, यानी कि 5730 साल। अब इसमें क्या होता है, कार्बन 14 क्या करता है, अपने जो हाफ लाइफ होती है मतलब अपने आप को आधा वो स्टेबल बना चुका होता है, वो आधा डीके हो चुका होता है, और इस हाफ लाइफ का अगर हम दुगना कर दें तो उसमें आते हैं, यानी कि 5730 मल्टीप्लाई बाई 2 करके जो हमें मिलता है वो होता है 11460, यानी 11460 साल। इसमें कार्बन 14 पूरा डीके हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर अगर हम कोई भी पुरातात्विक या कोई भी सिविलाइजेशन मिलती है तो अगर हम उसके अंदर कार्बन 14 के आइटम्स देख लें, हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो चीज़ हमें दी गई है या कोई भी सैंपल हमें दिया गया वो आखिर कितना पुराना है। जैसे अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन 14 को देख लें और हम फिर उस जो हमें जो चीज़ मिली है उसके अंदर अगर हम कार्बन 14 को देख लें तो हम ये बता सकते हैं कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। अगर उसका कार्बन 14 जो है वो आधा डीके हो चुका है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो 5730 साल पुरानी है, 5730 साल पुरानी वो चीज़ है। और इसी टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है। अगर ऑब्जर्वेशन या फिर जितने भी हम अगर लैब में अगर देखा जाए तो अगर उसकी 2 लाइफ यानी कि 2 हाफ लाइफ अगर उसकी पूरी हो चुकी हैं तो हम ये बात बता सकते हैं कि उसकी कितने साल पुराना है। अगर उसकी 2 लाइफ पूरी हो चुकी है यानी कि 2 हाफ लाइफ पूरी हो चुकी हैं तो हम जानते हैं कि एक हाफ लाइफ जो होती है वो 5730 ईयर्स पुरानी होती है, यानी कि 5730 साल पुरानी होती है। और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं वो चीज़ कितनी पुरानी है, तो वो 760 साल आएगी, यानी कि 11760 साल पुरानी वो चीज़ आ पाएगी। तो हम इस तरीके से या हम बहुत सारी टेक्निक से या लैब में हम बहुत सारी टेक्निक से पता करते हैं कि जिसके अंदर कितना कार्बन 14 है और ये कार्बन 14 कितना डीके हुआ है और वहाँ पर जो सराउंडिंग्स है उसमें कितना कार्बन 14 था, कितना परसेंटेज था, उससे हम कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुरानी है। सो दोस्तों ये है कार्बन डेटिंग। यही जो प्रोसेस होती है इसी चीज़ से हम कार्बन 14 का सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं, फिर लैब में हम उसके
डीके का पता करते हैं कि इस कार्बन 14 इसमें कितना प्रेजेंट था या कितना हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और फिर सराउंडिंग्स की हम देखते हैं कि उसमें कितना कार्बन 14 आ चुका है और फिर इसमें पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम लास्ट में पहुंचते हैं कि कितने साल पुरानी चीज़ है।